सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हिंदी में आइडियल सॉल्यूशन को कहते हैं आदर्श विलयन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कहते हैं अनादर्श विलयन। सबसे पहले बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। पिछले क्लास में हमने देखा था राउल्स लॉ। तो वो सॉल्यूशन जो राउल्स के रूल को फॉलो करते हैं, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के सभी रेंज पे, ताप और आयतन के सभी परास में, सांद्रता के सभी परास में राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, उनको कहते हैं आदर्श विलयन। राउल्स लॉ क्या था, अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो जो टोटल प्रेशर होता है किसी सॉल्यूशन का, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो टोटल प्रेशर दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये था हमारा राउल्स लॉ। अगर ये दोनों इक्वल होता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर इसको फॉलो कर रहा है तो ये रूल नंबर 1 हो गया। उसके साथ साथ दो और रूल को अगर फॉलो करता है कोई सॉल्यूशन तो हम कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशन बना है वो एक आइडियल सॉल्यूशन बना है या आदर्श विलयन बना है। और दो रूल क्या क्या है। पहला रूल है डेल एच मिक्सिंग शुड बी 0। अब डेल एच मिक्सिंग क्या होता है। डेल एच मतलब होता है एंथैल्पी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं और एक नया सॉल्यूशन बनाते हैं तो इस नए सॉल्यूशन में हीट एक्सचेंज होता है। जब ये दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स होते हैं तो मतलब ऊर्जा या तो अवशोषित हो गया तो बाहर निकलेगा, मतलब एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक काइंड ऑफ रिएक्शन हो सकता है जब हम इन दोनों अलग अलग सॉल्यूशन को, मतलब ए और बी को मिलाएं। सपोज ये ए है और ये बी है, दोनों को मिलाएं तो यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है। पर अगर कोई रिएक्शन ना हो, मतलब हीट ना तो एब्जॉर्ब हो ना ही हीट बाहर निकले, उस केस में हम बोलेंगे कि डेल एच मिक्सिंग दैट इज इक्वल टू 0। मतलब हीट एक्सचेंज में जो चेंज है वो हीट मिक्सिंग में जो हीट चेंज है वो क्या है, 0 है। तो ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है, डेल वी मिक्सिंग शुड बी 0। मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए मिक्सिंग के दौरान। ए और बी को जब मिला है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अगर ये 5 लीटर है और ये 5 लीटर है तब हम जब दोनों को मिलाएं तो 5 + 5 मतलब 10 लीटर होना चाहिए। अगर वॉल्यूम इससे ज़्यादा चेंज हो गया इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो इन दोनों का जो एडिशन से जो 10 मिल रहा है उतना ही है तो हमारा सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या 5 लीटर और 5 लीटर को मिलाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि 9 लीटर हो या फिर 11 लीटर हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, डिपेंड करता है कि उन सॉल्यूशन के बीच में इंटरेक्शन कैसा हो रहा है। पर अगर इन 5 लीटर और इस 5 लीटर को मिलाएं और सिर्फ 10 लीटर मिले तो उस केस में ही हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है। फिर से देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए 3 कंडीशन। पहला, शुड फॉलो राउल्स लॉ। यह राउल्स लॉ पीटी प्रेशर, टोटल प्रेशर शुड बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। बात कर चुके हैं इस बारे में। सेकंड रूल क्या है, डेल एच मिक्सिंग शुड बी 0। दोनों को मिलाएं तो उसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। डेल वी मिक्सिंग शुड बी 0। इन दोनों का आयतन चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जब हम इन दोनों को मिलाएं तो आयतन बढ़ना या घटना नहीं चाहिए, दोनों को मिलाने से जितना होना चाहिए उससे। अब यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है। हमने इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा है। अगर एक्स एक्सिस में हम लोग मोल फ्रैक्शन लें और वाई एक्सिस में प्रेशर लें तो राउल्स के लॉ के हिसाब से ग्राफ इस तरह से मिलता है, जो कि ये पी ए को बताता है, ये पी बी को बताता है और ये जो लाइन है वो टोटल प्रेशर को बताता है। इस तरह से ये हो गया हमारा आइडियल सॉल्यूशन। और डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तीनों को एक साथ देखते हैं ताकि हमको अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन क्या होता है। ऑब्वियसली आइडियल सॉल्यूशन में इन तीनों को फॉलो कर रहा था, इसमें फॉलो नहीं करेगा। मतलब पहला कंडीशन क्या है कि अगर इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब Pt शुड नॉट बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मतलब यहाँ पे इक्वल हो रहा था, अब यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। तो अगर इक्वल नहीं हुआ, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो हम उसको बोल देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं। अगर जो पी टोटल है इसके बराबर नहीं है, किसके बराबर, पी ए प्लस पी बी, इसके बराबर नहीं है अगर, तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। या तो जो टोटल प्रेशर है वो इन दोनों के एडिशन से ज़्यादा हो जाएगा, पहला केस। या तो ये हो सकता है कि इन दोनों के एडिशन से इसका वैल्यू कम होगा, दूसरा केस। बात समझ में आया क्या। नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन क्या होगा, इसके इक्वल नहीं होगा। कोई भी चीज़ जब टोटल प्रेशर जो है पी ए और पी बी के इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो दो केस हो सकता है, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। पहला केस जब ज़्यादा है, ये जो साइन है ग्रेटर है का साइन है, ये जो पी टोटल है वो ग्रेटर है पी ए प्लस पी बी से, और यहाँ पे जो साइन है वो स्मॉलर का साइन है, मतलब पी टोटल स्मॉलर है किससे, पी ए प्लस पी बी से। ये पहला कंडीशन हो गया। अगर पी टोटल ग्रेटर हो गया
तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। फिर से एक बार क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। हिंदी में क्या नाम कहते हैं इसको, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। इस वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन हो रहा है। हम लोग अनादर्श विचलन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अनादर्श विचलन मतलब आदर्श नियम से विचलन है। तो ये कौन सा विचलन है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। क्यों धनात्मक, क्योंकि ये जो टोटल प्रेशर है वो बढ़ के आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बढ़ना मतलब धन, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक विचलन। नेक्स्ट, अगर टोटल प्रेशर जो है वो कम होगा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। फिर से एक बार, नेगेटिव डेविएशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो टोटल प्रेशर है वो कम हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। हिंदी में बोलेंगे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। यह है राउल्ट का नियम। अगर ये इक्वल होता तो यहाँ पे राउल्ट का नियम को फॉलो होता, लेकिन राउल्ट के नियम से जो टोटल प्रेशर है वो कम आ रहा है, ये जो साइन है वो कम है का चिन्ह है, ये कम आ रहा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ऋणात्मक विचलन। ऋण मतलब कम होता है, ठीक है। सेकंड केस, सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है। पॉजिटिव डेविएशन में जो टोटल प्रेशर है वो ज़्यादा बन रहा है, जो इसके बराबर हुआ करता था अब वो ज़्यादा बन रहा है, और जो डेल एच मिक्सिंग है वो भी ज़्यादा हो रहा है। मतलब अब हम जब सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो जो एंथैल्पी चेंज है वो इक्वल ना होके अब ज़्यादा होगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा, तभी तो डेल एच मिक्सिंग का वैल्यू बढ़ेगा। और वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ रहा है। देखिए, जो पहले यहाँ पे 5 और 5 लीटर होकर 10 लीटर हो रहा था, अब ये 10 न होकर 10 से ज़्यादा 11 या 12 लीटर आ जाएगा। तो अगर ऐसा केस होता है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और उस समय ग्राफ भी हमको ऐसा ना मिलके, अब जो नया ग्राफ है वो ऐसे ना मिलके हमको ऐसे बढ़ा हुआ मिलेगा। ये नॉर्मल से ऐसे ऊपर, नॉर्मल केस में ऐसे मिलता था, अब ये भी ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ मिलेगा और ये भी ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ मिलेगा। डिटेल से फिर देखेंगे। फिलहाल हम लोग तीनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, कंपेरेटिव करके, तुलना करके। ऋणात्मक विचलन पे आते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो टोटल प्रेशर हो रहा है वो राउल्ट लॉ से कम आ रहा है। इससे क्या होता है, डेल एच मिक्सिंग भी कम आता है और डेल वी मिक्सिंग भी कम होता है। मतलब जो हीट है वो भी कम हो रहा है। हीट कम कब हो सकता है, जब हीट को बाहर निकाल दिया जाए। और वॉल्यूम भी यहाँ पे कम हो रहा है। वॉल्यूम में कम कैसे हो रहा है, जब 5 10 लीटर होता, अब 10 9 के क्या आएगा, 8 लीटर या 7 लीटर या 9 लीटर, 10 से कम आएगा। और ऋणात्मक विचलन में टोटल प्रेशर कम है, तो नॉर्मल केस में ये होना चाहिए था, ये तो राउल्ट का नियम का ग्राफ है, इससे कम होगा। मतलब अभी क्या होगा, ये जो ग्राफ है हमको नीचे की तरफ मिलेगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से। फिर से एक बार देखते हैं, ये राउल्ट का नियम जो फॉलो करेगा तो ये था, ये हम पढ़ चुके हैं। ये जो पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है ऊपर की तरफ मिलेगा, क्योंकि वेपर ज़्यादा बन रहा है तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इस बार में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम बन रहा है, वेपर कम बन रहा है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो ये जो कर्व है वो नॉर्मल से डाउन साइड होगा। तो इस तरह से हम तीन चीज़ों को कंपेरेटिव पढ़े। डिटेल से एक बार फिर से देखते हैं। फिलहाल एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अभी जो पढ़े उसको हम लोग देखें। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डेल एच मिक्सिंग शुड बी जीरो। तीसरा पॉइंट, डेल वी मिक्सिंग शुड बी जीरो, और ग्राफ ऐसा मिलता है, ये पढ़ चुके हैं। अब आदर्श गैस से अनदर्स विलियन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये क्या होता है, जब रॉल्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू पी टी इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इस केस में दो केस हो सकता है, या तो पी टी जब इसके इक्वल नहीं है तो इससे बड़ा होगा, या तो छोटा होगा। बड़ा होगा तो ये केस, और जब बड़ा हो जाता है तो उस केस का नाम देते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। जब पी टी का वैल्यू कम हो जाता है, इस वाले केस से, ये वाला केस, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, हिंदी में कहते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। नेक्स्ट पॉइंट, जब धनात्मक विचलन होता है तो डेल एच मिक्सिंग आल्सो ग्रेटर देन जीरो एंड डेल वी मिक्सिंग आल्सो ग्रेटर देन जीरो। ग्राफ ग्रेटर है, मतलब ये जो कर्व है ऊपर की तरफ मिलेगा, तभी तो प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ा हुआ शो करने के लिए हमको इसको ग्राफ का शो करना पड़ेगा। और यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है, मतलब डेल एच मिक्सिंग शुड बी नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव मतलब क्या, जीरो से कम होगा तभी तो नेगेटिव होगा। एंड हियर अगेन द डेल वी मिक्सिंग शुड बी आल्सो नेगेटिव, मतलब जीरो से कम होगा तब भी नेगेटिव होगा। और प्रेशर को हमको नेगेटिव शो करने के लिए जो मेन ग्राफ हमको मिलना चाहिए उससे डाउन साइड शो करना पड़ेगा, तभी तो हम दिखा पाएंगे कि टोटल प्रेशर है वो नेगेटिव है। अब एक एक को डिटेल से देखते हैं विद एन एग्जाम्पल, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है। इसको समझने के लिए मैं दो कंटेनर ले रहा हूं, ठीक है। एक कंटेनर में है सॉल्यूशन ए और दूसरे कंटेनर में है सॉल्यूशन बी। जब कंटेनर ए की बात करूंगा, इन दोनों को अभी मिक्स नहीं किया हूं मैं। मिक्स करने से पहले ये जो कंटेनर है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पार्टिकल हैं वो किसके हैं, ए के, करेक्ट। अब जो दूसरा कंटेनर है उसमें मैंने पार्टिकल लिया है बी
तो जब इनको मिक्स नहीं किया हूँ मैं, तो इसमें जो भी पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हैं बी। तो मिक्स करने से पहले अभी बी और बी के बीच में हमेशा इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन मतलब इनके बीच में कोई ना कोई अन्योन्य क्रिया होगा, आकर्षण प्रतिकर्षण वगैरह का। और सेम यहाँ भी ए और ए के मध्य इंटरेक्शन होगा, अन्योन्य प्रक्रिया होगा, चाहे वो आकर्षण हो चाहे वो प्रतिकर्षण हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे जब आइडियल सॉल्यूशन बनाना है, कोई भी सॉल्यूशन बनाना है, तो इन दोनों को मिक्स कर दूंगा। जब इन दोनों को मिक्स कर दूंगा तो मेरा अब एक नया सॉल्यूशन बनेगा, और इस सॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल ए के रहेंगे और कुछ पार्टिकल यहां पे बी के रहेंगे, कुछ इस तरह से। इस तरह से अब जो नया सॉल्यूशन बना है उसमें इंटरेक्शन ए और बी के बीच में है, यहां पे ए और बी के बीच में होगा हमेशा से। फिर से एक बार समझते मैं क्या बोला। सबसे पहले जो इंटरेक्शन था इसमें ए और ए के बीच में था, इसमें इंटरेक्शन बी और बी के बीच में था। अब जब एक नया सॉल्यूशन बन गया है तो नए सॉल्यूशन में अब इंटरेक्शन ए और बी के बीच में न होके ए और बी के बीच में है। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन तभी बन सकता है जो ये तीन केस का फॉलो करे, और ये तीन केस फॉलो तभी हो सकते हैं जब ये इंटरेक्शन मतलब सॉल्यूशन मिलाने से पहले इनके बीच में जो इंटरेक्शन था, अन्योन्य क्रिया था अणुओं के बीच में, सॉल्यूशन को मिलाने के बाद भी इनके बीच में उसी तरह का अन्योन्य क्रिया, उसी तरह का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल हो। एक बार और समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज इनके बीच में जो अट्रैक्शन था वो 2 न्यूटन था, इनके बीच में अट्रैक्शन 2 न्यूटन था, मतलब ए के बीच में जो अट्रैक्शन था वो 2 न्यूटन था, और बी पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो भी 2 न्यूटन था, फॉर एग्जाम्पल। तो जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया उसके बाद भी जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा, अभी अलग अलग हो रहा है, ए और बी के बीच में हो रहा है, तो ये इंटरेक्शन भी होना चाहिए 2 न्यूटन। और अगर ऐसा हो पाया तो ही हमारा बनता है आइडियल सॉल्यूशन। पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली इसमें भी 2 न्यूटन हो, इसमें भी 2 न्यूटन हो, और जो नया बने उसमें भी 2 न्यूटन पाया जाए। पर रफली इसके आसपास हो सकता है, मतलब 2.1 या 2.2 या 1.8 न्यूटन, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज के साथ हमारा आइडियल सॉल्यूशन बन सकता है। फॉर एग्जांपल, जब हम टॉल्यूइन और बेंजीन को मिक्स करते हैं तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन बन सकता है, लगभग नियर आइडियल सॉल्यूशन। एग्जैक्टली आइडियल सॉल्यूशन हम बना ही नहीं सकते, नियर आइडियल सॉल्यूशन बनता है जब टॉल्यूइन और बेंजीन को मिलाते हैं। इसके अलावा जब क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म को मिलाते हैं तो भी हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनता है। उसके बाद एन हेक्सेन एन हेप्टेन को मिक्स करते हैं तो भी हमारा आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है, नियर आइडियल सॉल्यूशन बनता है। इस तरह से हमारा आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली कब बनता है, जब सॉल्यूशन को मिक्स करने से पहले जो सॉल्यूशन ए का इंटरेक्शन है और सॉल्यूशन बी का इंटरेक्शन है, मिक्स करने के बाद जो ए बी का इंटरेक्शन है, दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के हो, लगभग बराबर टाइप के हो तो होता है। तो ये हो गया हमारा आइडियल सॉल्यूशन। आइए अब देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन के बारे में बता चुका हूँ। इसमें जो टोटल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दोनों के समेशन से ज़्यादा होता है। ज़्यादा हो रहा मतलब राउल्ट के नियम से जो वेपर बनना चाहिए, जो वाष्प बनना चाहिए, उससे ज़्यादा वाष्प बन रहा है, और इसी वजह से वाष्प दाब ज़्यादा बन रहा है। यहाँ पे एक सोचने वाली विषय है, वाष्प कब बनता है? वाष्प तब बनता है जब मॉलिक्यूल्स एक लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चले जाते हैं। इसको बोलते हैं स्कैपिंग टेंडेंसी, मतलब एक जगह को छोड़ करके दूसरे फेज में जाना, एक फेज को छोड़ करके दूसरे फेज में जाना। इसको यहाँ पे समझते हैं। सपोज यहाँ पे फिर से वही सॉल्यूशन है, पहले ए था और बी था, जब उनको मिला दिया तो यहाँ पे ए बी टाइप का इंटरेक्शन हो गया, जो पहले बात कर चुका हूँ वही। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले जो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन था और बी के बीच में जो इंटरेक्शन या अट्रैक्शन था, आकर्षण था, अब जो सॉल्यूशन बन गया ए बी, इसमें वो इंटरेक्शन सेम नहीं रहता बल्कि चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि जब चेंज हो जाता है तो क्या इनके बीच में इंटरेक्शन पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाता है या पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है? अब आप इसको खुद से सोचने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे गर्म कर रहा हूँ, लिक्विड्स हैं, और यहाँ पे मुझे वेपर बनाना है।
तो ये वेपर कब बनेगा, जल्दी ज़्यादा वेपर कब बनेगा, जब इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो, या इनके बीच में अट्रैक्शन कम हो तो। इनके बीच में अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्शन के साथ, आकर्षण के साथ ऐसे बाइंड करके रखेंगे, इसलिए हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा मतलब वेपर कम बनेगा। लेकिन अगर इनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, इंटरेक्शन कम होगा, तो हम कम भी एनर्जी देंगे तो यहाँ पे वेपर बनेंगे। इसका मतलब जब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि प्रेशर, टोटल प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, टोटल प्रेशर तभी ज़्यादा बन सकता है जब यहाँ पे ए बी मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम हो, ए और बी का बीच का जो बंध है वो कमज़ोर हो, तभी तो थोड़ा एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होके यहाँ पे वेपर के फॉर्म में जमा हो जा रहा है। और जब इस तरीके से यहाँ पे वेपर बन जाएगा तो हम इजीली यहाँ पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहले इनके बीच में ए और बी के बीच में आकर्षण ज़्यादा रहा होगा, और जब बाद में दोनों को मिला दिए तो ए और बी का अट्रैक्शन अच्छा नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे भाप के रूप में स्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जा रही है और वो एक दूसरे को इजीली ब्रेक करके भाप बना ले रहे हैं, लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में चले जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पहले अट्रैक्शन ज़्यादा था और बाद में अट्रैक्शन कम हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के कंपेरिजन में अब वाष्प ज़्यादा बनेगा, वाष्प ज़्यादा बनेगा तो वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, और उससे पहले भी डेल एच मिक्सिंग पॉजिटिव आता है। डेल एच मिक्सिंग पॉजिटिव क्यों आता है? आप जानते हैं कि अगर कोई सिस्टम जैसे कि Na+ और Cl- है, इनके बीच में कभी भी अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होने से जब ये NaCl को फॉर्म करते हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो एनर्जी ये रिलीज करते हैं। लेकिन अभी हमारे केस में क्या हो रहा है, इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगा, बाहर नहीं निकाल पाएगा। और जब एनर्जी बाहर नहीं निकालेगा तो एनर्जी उसके पास ही रहेगा। तो एनर्जी जब उसके पास रहेगा तो जो एनर्जी है उस केस में हम लोग बोल सकते हैं, हीट के केस में बोल सकते हैं डेल एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। अगर ये एनर्जी बाहर निकल जाता तो डेल एच नेगेटिव आता। नेगेटिव मतलब हम लोग साइन ऐसे करते हैं जो नेक्स्ट केस में देखेंगे, नेगेटिव डेविएशन में। लेकिन सिंस एनर्जी बाहर नहीं निकल रहा है, इंट्रैक्शन अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, मैं बोला था 5-5 को मिलाएं तो यहाँ पे 10 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए कैसे, पहले दो जो मान लीजिए मॉलिक्यूल को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ 6 मॉलिक्यूल को रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो जब 6 मॉलिक्यूल को मैं ऐसा रख रहा हूँ, इसका मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन अच्छा है, तो ये इतने ही वॉल्यूम में ये आ गए। लेकिन अगर इनके बीच में अट्रैक्शन अच्छा नहीं है तो ये थोड़ा दूर दूर रहेंगे अब, और जब ये मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे तो अब ये स्थान ज़्यादा ले रहे हैं। वही 6 मॉलिक्यूल हैं लेकिन स्थान ज़्यादा घेर रहे हैं। वही बात होती है, जब यहाँ पे इंट्रैक्शन खराब हो जाता है इनके बीच में तो ये अपना दूरी बना लेते हैं, बॉन्ड का डिस्टेंस बढ़ जाता है पहले कंपेरिजन में, और यही वजह है कि जो वॉल्यूम है वो भी पहले से थोड़ा सा बढ़ जाता है। स्थान ज़्यादा घेरेंगे मतलब आयतन बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो अब देखते हैं ग्राफ। अगर ये रॉल्ड के लॉ को फॉलो करते तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो कुछ इस तरह से होता। ये देखते हैं, ये होता, ये जो है पी टोटल को डिनोट करता, ये पी बी को डिनोट करता, और ये पी ए को डिनोट करता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो पी टोटल है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है, तो एक्चुअल में ग्राफ हमको ऐसे मिलता है। इसके ऊपर ये अभी रिप्रेजेंट कर रहा है पी टोटल, जो कि ग्रेटर है किससे, पी ए प्लस पी बी से। इस बार यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा ये भी ऊपर की साइड जाएगा, और इस बार जो पी ए होगा, पहले बराबर हुआ करता था, अब ग्रेटर होगा किससे, पी ए नॉट एक्स ए से। पहले ये इक्वल होता था इस लाइन के लिए, इस लाइन में पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए है। और ये जो ग्राफ है इसको भी मुझे ऐसे ऊपर की साइड दिखाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, और ये जो लाइन है इसके लिए मैं लिखूं तो ये हो जाएगा पी बी नॉट इज ग्रेटर देन, इक्वल नहीं ग्रेटर देन, पी नॉट बी एक्स बी। ये इस लाइन के लिए लिखा हूं, और इस तरह से हमारा होगा पॉजिटिव डेविएशन। इसके लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऐसा कैसे हो सकता है, कौन से केस में हो सकता है कि पहले इंटरेक्शन अच्छा रहे बाद में इंटरेक्शन अच्छा ना हो। ऐसा तब हो सकता है जब हम किसी सॉल्यूशन को मिलाने से पहले उनके बीच में किसी तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहे, और जब मिलाने के बाद उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल, जब हम एथेनॉल की बात करें और एसीटोन की बात करें, तो एथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में मिलाने से पहले उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ,
C2H5, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे O, यहाँ पे C2H5। ये 2 मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, चाहे तो और बहुत सारे यहाँ पे बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। लेकिन ये सॉल्यूशन सपोज A है और ये है सॉल्यूशन क्या, B। जैसे हम इस मॉलिक्यूल को मिला देते हैं तो क्या होता है, इस मॉलिक्यूल के बीच में अब ये एसीटोन आ जाता है और ये एसीटोन क्या करता है, इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था उसको खत्म कर देता है। मतलब क्या हुआ, पहले इनके बीच में इंटरेक्शन अच्छा हुआ करता था ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। लेकिन जैसे ही हम इसमें एसीटोन मिला देते हैं, इनका जो इंटरेक्शन हुआ करता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो अब टूट चुका है। इस वजह से अब ये मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, इनके बीच में आकर्षण बल उतना नहीं होगा जैसे पहले हुआ करता था। और जब इनके बीच में आकर्षण उतना अच्छा नहीं होगा तो जल्दी से वेपर बना देंगे, उनका स्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगा और वो जल्दी से अपने लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में मतलब भाप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और भाप जैसे जैसे बढ़ेगा तो भाप का दाब मतलब वाष्प दाब, वेपर प्रेशर बढ़ेगा और इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर हो जाता है Pa प्लस Pb से। और यहाँ पे पर्टिकुलर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A है वो भी ज़्यादा हो जाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ B है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो आगे देखते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इस बार मैंने पूरा लिख दिया है हिंदी में, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन पढ़ चुके हैं। जो P टोटल होगा दैट विल बी लेसर देन Pa प्लस Pb, डेल H मिक्सिंग विल बी लेसर देन 0 एंड डेल V मिक्सिंग विल बी लेसर देन 0। लेसर देन 0 मतलब 0 से कम है, 0 से कम मतलब ऋण होगा, 0 से कम मतलब ऋण होगा, ये भी ऋणात्मक होगा। ऐसा कब हो सकता है पहले वो समझ लेते हैं, फिर से वही कंटेनर वाली बात पे आते हैं। हमारे पास 2 कंटेनर है, कौन कौन सा, A और B। यहाँ पे A और A के बीच में इंटरेक्शन है, यहाँ पे B और B के बीच में है। दोनों को मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो इंटरेक्शन होगा वो A और B के बीच में होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो कम बन रहा है पहले के राउल्ट लॉ के कंपैरिजन में। राउल्ट लॉ में इक्वल होना चाहिए था, कम बन रहा है। वेपर प्रेशर कम कब बन सकता है, जब जो नया सॉल्यूशन बना है A और B उसके बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो या बहुत खराब हो। ऑब्वियसली एक पढ़ा चुका हूँ, जो पॉजिटिव डेविएशन था इसके बीच में इंटरेक्शन कम हो रहा था, यहाँ पे इंटरेक्शन इनका अच्छा होता है, मतलब A और B के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, एक दूसरे के साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। तो जब हम इनको हीट देते हैं तो जल्दी से वेपर नहीं बनाते, जल्दी से भाप नहीं बनाते, भाप कम बनता है, वेपर कम बनता है। किसके कंपैरिजन में, जब इनको मिक्स किए थे उससे पहले A और A के बीच में जो भी इंटरेक्शन हुआ करता था और B और B के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ करता था उसके कंपैरिजन में बाद में जो A और B के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब यहाँ पे A और B के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कब हो सकता है, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो और बाद में इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, A और B ना करके मैं सीधा एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड एसीटोन CH3COCH3। इनको मिक्स करने से पहले इनके बीच में इंटरेक्शन सिर्फ CH3 का अपने ही मॉलिक्यूल के साथ मतलब दूसरे CHCl3 के साथ रहेगा और इसका भी इंटरेक्शन जो है वो CO है, COCH3 इसके साथ इंटरेक्शन रहेगा। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं। ये 3 Cl हो गया और यहाँ पे एक H है और यहाँ पे मैं डिनोट कर देता हूँ COCH3 को इस तरीके से। CH3 यहाँ पे CO है, CH3 CO। तो ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है आप लोग जानते होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाने से क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल हैं पहले तो दूर दूर थे लेकिन अब क्या होता है इनके बीच में इंटरेक्शन अच्छा होने से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। और जब बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है तो जब हम इन मॉलिक्यूल को गर्म करते हैं तो इनको तोड़ के बाहर निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और तब तक जो वेपर का अमाउंट रहता है वो कम हो जाता है। और जब वेपर का अमाउंट कम हो जाता है तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अगर हम इसके लिए ग्राफ की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। अगर राउल्स लॉ को फॉलो करता तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन सिंस ये राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है इस वजह से नेगेटिव डेविएशन वेपर जो है, वेपर प्रेशर जो है वो राउल्स के लॉ से कम बन रहा है। तो हम इसको डिनोट करेंगे डाउन साइड इस तरह से।
जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका यही रीज़न होता है, यहाँ पे वेपर कम बन रहा है क्योंकि बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को बोलूँगा पी टोटल दैट इज लेसर देन पी ए प्लस पी बी, और ये जो पॉइंट है उसको बोलूँगा पी बी विच इज़ लेसर देन पी बी नॉट एक्स बी, और ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को बोलूँगा पी ए इज लेसर देन पी ए नॉट एक्स ए। तो इस तरह से हमने देख लिया किस वजह से नेगेटिव डेविएशन होता है। एक और बात रह गया, डेल एच मिक्सिंग नेगेटिव होता है और डेल वी मिक्सिंग भी नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम नेगेटिव आ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? पहले जो मॉलिक्यूल थे वो दूर दूर हुआ करते थे, ये देखिए 6 मॉलिक्यूल बना दिया तो इतना स्पेस लेते थे। अब क्या हो रहा है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जा रहा है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा तो ये सब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, और जब ये मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो पहले के कंपैरिजन में कम जगह लेंगे, तो कम स्थान घेरेंगे, मतलब इनका आयतन कम हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसलिए ये शो करते हैं कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। एंड सेम यहाँ पे डेल एच का वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रहा है? नेगेटिव मतलब 0 से कम, तो नेगेटिव। डेल एच का वैल्यू नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ रहा है, इनके बीच में आकर्षण बढ़ रहा है। और आपको पता होगा कभी भी दो स्पीसीज के बीच में अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी कम होता है, और इंटरेक्शन अच्छा होता है, अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी कम होता है, और जब रिपल्सन होता है तो एनर्जी बढ़ जाता है। इससे पहले जो पॉजिटिव डेविएशन पढ़े थे उनके बीच में, ए और बी के बीच में अट्रैक्शन नहीं हो रहा था, इस वजह से डेल एच बढ़ रहा था। अभी इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होगा तो डेल एच जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंथैल्पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया हमने। पहले तो देखें हम आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, उसके दोनों टाइप, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, एंड सम एग्जांपल्स। यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन के मैंने कुछ एग्जांपल बताए, इसके अलावा भी और एग्जांपल्स आपको चाहिए तो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन के कौन कौन से एग्जांपल हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कौन कौन से एग्जांपल हैं, जिसमें से दोनों आ जाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो आगे सॉल्यूशन के चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू।